हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर चल रहा है, क्लास 10th राजस्थान बोर्ड, और जिसका लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर ले चुका हूँ, तो यू मस्ट वॉच दिस 2 लेक्चर्स बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी पावर्स को देखेंगे कि उनके क्या क्या पावर्स होते हैं। अब इसमें स्पाइडरमैन की और इनकी तरह तो अवेंजर्स की तरह पावर तो नहीं होती है, मगर इनकी कुछ अलग पावर होती हैं। क्या क्या पावर होती हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। इनको जानने से पहले पावर्स एंड फंक्शंस को मैं आपको पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगा, वो बेसिक आपको समझने जो फिर आपको आगे भी हेल्प करने वाले हैं इस लेक्चर में। ऑलरेडी मैं उन बेसिक्स को मैं बता चुका हूँ, फिर भी मेरी ड्यूटी है कि एक बार उनको और बता दूँ। तो पहले ऑर्गन्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता ही है स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से ऑर्गन है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या आता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल और गवर्नर। और एग्जीक्यूटिव में आता है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और हाई सुप्रीम कोर्ट में जुडिशरी में आता है हाई कोर्ट। बात करें जो मेंबर होते हैं इसके लेजिस्लेटिव असेंबली के, उसको बोलते हैं एमएलए, क्योंकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे बढ़ते हैं पावर शेयरिंग। देखो अभी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं, कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है आपको पता है। हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट का टाइप है वो है फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जहाँ पर सेंटर और स्टेट दो गवर्नमेंट होती हैं और पावर डिवाइडेड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में। आपको पता है सेंटर में अलग गवर्नमेंट बनती है, जैसे प्रेजेंट में मोदी जी की गवर्नमेंट अब बनने वाली है आज, ठीक है, आपको पता ही है, रिजल्ट आ गए। तो वो जो गवर्नमेंट बनेगी, जो अभी रिसेंटली चुनाव हुए हैं लोकसभा वाले, वो तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट की गवर्नमेंट अलग होती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनको कुछ अलग पावर दे रखी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब अलग पावर दे रखी है कि वो अलग अलग चीज़ों पर लॉ बना सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अलग पावर दे रखी है ताकि इनमें डिस्प्यूट ना हो। तो पावर शेयरिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्ट बना रखी है, 3 लिस्ट। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उनमें दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं, दोनों मतलब सेंट्रल और स्टेट, अकेला कोई नहीं बना सकता। और जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्टों में नहीं आते वो आते हैं रेजिडुअल लिस्ट में, और रेजिडुअल लिस्ट में लॉ बनाने की पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ बेसिक है, और बेसिक के लिए मैं और बता देता हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप समझ लेना, ठीक है। बाकी नोट्स अभी स्टार्ट होंगे हमारे, एक्चुअली मैं बता दूंगा, यहाँ से आपको लिखना है। पावर शेयरिंग की जो लिस्ट हैं, वो पावर शेयरिंग की मैंने अभी जस्ट बताया था, 3 लिस्टें, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। और जो तीनों में जो सब्जेक्ट नहीं आते वो आ जाते हैं रेजिडुअल में। तो सेंट्रल यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। जैसे अब देखो कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे डिफेंस का मामला हो गया, बैंकिंग का मामला हो गया, करेंसी का मामला हो गया, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, इन मैटर्स पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। तो ये हो गई यूनियन लिस्ट, तो हो गया ना पावर शेयरिंग। दूसरा है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। जैसे पुलिस से संबंधित कोई चीज़ होगी, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, इन मामलों में कौन लॉ बना सकता है? और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हम सिर्फ अभी एग्जाम्पल के लिए ले रखें, इन मामलों में सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। अब बात करें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, तो उनमें जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, इन सारे मैटर्स पर सिर्फ और दोनों मिलके बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और क्लियरली आप देख सकते हो, यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन और स्टेट, ये स्टेट और ये यूनियन दोनों मिलके लॉ बनाते हैं, ठीक है। ये हो गई कॉन्करेंट लिस्ट। और जो सब्जेक्ट इनमें नहीं आते वो आ जाते हैं किसमें? रेजिडुअल लिस्ट में। और रेजिडुअल लिस्ट में लॉ बनाता है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। बात आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट भी पढ़ा है और स्टेट, हम पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में, या तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली।
अगर हमें कोई कानून बनाना है, लॉ बनाना है, तो उसके लिए हम क्या लेके आते हैं, सबसे पहले बिल लेके आते हैं, उनको हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव बिल। तो ये लेजिस्लेटिव जो बिल होते हैं, जिसको विधेयक बोलते हैं हिंदी में, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्डिनरी बिल्स, सामान्य बिल्स, दूसरे होते हैं मनी बिल्स, और तीसरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल मतलब कोई भी बिल ऑर्डिनरी बिल कहलाएगा। मनी बिल ऐसे बिल होते हैं जो किन किन चीज़ों से डील करते हैं, टैक्स से डील करेंगे, टैक्स को बढ़ाना, घटाना, हटाना, टैक्स माफ़ करना, कुछ चेंजेज करना, ये बिल हो गया मनी बिल, ठीक है। या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा उधार लेती है वो भी इसी में आ जाएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फंड होते हैं उनसे पैसा निकाले, वो भी किस में आ जाएगा, मनी बिल में आ जाएगा। तो जो चीज़ मनी से डील कर रही है वो मनी बिल। मनी के अलावा बाकी बिल्स किस में आ जाएंगे, नॉन मनी बिल्स या ऑर्डिनरी बिल्स। और अगर कोई बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाना चाहता है, कुछ सुधार करना चाहता है, या कोई चीज़ ऐड करना चाहता है, वो बिल आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए जो बिल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3। ऑर्डिनरी बिल्स जो मनी से नहीं डील करते, मनी के अलावा मनी बिल्स जो मनी से डील करते हैं, टैक्स से डील करते हैं और पैसे के लेन देन से डील करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना हो या बदलाव करना हो, या कुछ चीज़ हटानी हो, नई चीज़ लानी हो, तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आएंगे। पता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर कौन से आर्टिकल में है, 368। और कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर अमेंड नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो मनी बिल ऐसे बिल्स जो किन चीज़ों से डील करते हैं। अब देखो ये मैं बता रहा हूँ मनी बिल, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो दिखा रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से इसमें बता रहा हूँ मनी बिल, ठीक है। तो मनी बिल क्या होता है, मनी बिल डील्स सोली मतलब अकेले किन मैटर से डील करती हैं, आर्टिकल 110 के अनुसार मनी बिल उनसे डील करेंगे। इम्पोजिशन मतलब कोई लगाना किसी चीज़ का, अबोलिशन मतलब हटाना, रिमिशन माफ़ करना, अल्टरेशन बदलना, रेगुलेशन कंट्रोल करना ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस। तो मनी बिल किससे डील करेगा, सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस को हटाना हो, लगाना हो, या फिर माफ़ करना हो, बदलना हो, ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट के टैक्सेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ किस में आ जाएगी, मनी बिल में, जहाँ पर टैक्स को हटाने, लगाने, बढ़ाने, घटाने की बात चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर पैसा किसी से बोरोइंग उधार ले रही है, तब भी वो भी बिल किस में आएगा, मनी बिल में। या सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा निकाल रही है या तो कंसोलिडेटेड फंड से, या कंटिजेंसी फंड से, या पब्लिक अकाउंट, तो ये बिल भी किस में आएंगे, मनी बिल में। देखो ये अपने सिलेबस में है नहीं, सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये वर्ड आएंगे मनी बिल क्या है मतलब बीच बीच में, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों से डील करने वाले बिल क्या है, मनी बिल, ओके। एक आएगा बजट। बजट क्या होता है आपको पता ही है, बजट का मतलब है ये एक एनुअल स्टेटमेंट है, मतलब एक साल का जो मतलब डॉक्यूमेंट है, एक साल में तैयार किया जाता है। आपको पता है सरकार हमारी भी बजट पेश करती है। तो इसमें क्या होता है, बजट में एक तो कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आया, ये चीज़ होती है, और कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी या गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई होती हैं। तो मतलब जो इनकम और एक्सपेंडिचर उसका जो अकाउंट होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो अकाउंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक फिस्कल ईयर, तो एक फिस्कल ईयर है, एक फाइनेंशियल ईयर का होता है, ये मतलब एक साल का होता है। आपको पता है गवर्नमेंट हर साल बजट लेके आती है, तो उसमें रहता है कि गवर्नमेंट को कितना पैसा आया टैक्स से या अलग अलग सोर्सेज से, इनकम कितनी हुई और गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया। और ये आने वाले साल में ये भी बता देते हैं कि अब हम आने वाले साल में कितना पैसा खर्च करेंगे। तो ये सारी चीज़ आ जाएंगी बजट में। अमेंडमेंट मैंने अभी जस्ट बताया था, अमेंडमेंट का मतलब है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या करना, चेंज करना, ठीक है। चेंज या तो पहले से जो कोई आर्टिकल है उसको हटाना या उसमें कुछ सुधार करना, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ चेंज इन एग्जिस्टिंग लॉ इज कॉल्ड अमेंडमेंट, ठीक है। और ये प्रोसीजर किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। और ठीक है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये भी अपने बुक में नहीं है, सो बेसिक्स में बता रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बाद में जब मैं बताऊँ उनको। तो अमेंडमेंट का मतलब है जो हमारे पहले से एग्जिस्टिंग लॉ हैं उनमें चेंज करना, ये कहलाता है अमेंडमेंट करना, संशोधन। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, ठीक है, या अपने टॉपिक की, पावर एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन कौन से पावर्स एंड फंक्शंस होते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव पावर, नाम से ही पता चल जाना चाहिए, जिसने अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लेक्चर देख रखा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ 1 सेकंड में समझ में आ जाएंगी चीज़ें, मैं जो बता रहा हूँ सब कुछ समझ में आ जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेक्चर नहीं देखें तो आई एम श्योर प्रॉब्लम तो होगी नहीं, पर हल्का सा मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, 16 लेक्चर्स हैं, तो उनको जरूर देखें, मस्ट, ठीक है। तो पहली पावर है लेजिस्लेटिव पावर, दूसरी है फाइनेंशियल पावर, तीसरी एग्जीक्यूटिव पावर, और चौथी पावर है पावर टू अमेंड। अमेंड ध्यान रखना, मैंने अभी जस्ट बताया था, अमेंडमेंट करना, अमेंड से ही बना है अमेंडमेंट, ठीक है।
और इलेक्शन रिलेटेड पावर। तो ये 5 पावर हैं किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की। इन पावर्स को हम एक एक करके देखते हैं। पहली पावर लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर बोल लो या फिर इसको हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ लॉ, या फिर आप लिख सकते हो इसको लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर ही लिख लेना, वो सही रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख लेना, लेजिस्लेटिव पावर, या इसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ लॉ, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर मतलब क्या करते हैं, हम लॉ बनाते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली की, कि ये क्या कर सकते हैं। अब देखो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की होती है, और स्टेट सिर्फ किस में लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में। मैंने बताया था 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कॉन्करेंट में दोनों मिलकर बना सकती हैं। इसलिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। इनके पास पावर है, किस लिस्ट में बना सकती है, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बना सकती है। मगर कॉन्करेंट में ध्यान रखना, कॉन्करेंट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही मिलके बनाएगी। और किसी भी नॉर्मल बिल जो होते हैं, अब देखो बिल मैंने बताए थे ना 3 प्रकार के, एक तो नॉर्मल या ऑर्डिनरी बिल्स बोल सकते हैं, नॉर्मल बोलो या ऑर्डिनरी, एक ही बात है। तो नॉर्मल बिल, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 3 प्रकार के। तो नॉर्मल जो बिल होते हैं उसको किसी भी हाउस में, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, किसी भी हाउस में हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। पावर, अच्छा ये हुई लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर में ध्यान रखना, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बना सकते हैं, और नॉर्मल बिल को किसी भी हाउस में पेश कर सकते हैं। दूसरी पावर है फाइनेंशियल पावर, नाम से ही पता चल रहा है पैसा, ध्यान रखना। तो इट हैज़ कंट्रोल ऑन मनी बिल्स। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसको कंट्रोल करती है, मनी बिल्स को कंट्रोल करती है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली। और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि मनी बिल जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किए जाते हैं। तो यहाँ पर कहाँ पेश किए जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जितना भी इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है, द वर्क रिलेटेड टू इनकम एंड expenses can only be done when budget is passed by the legislative assembly। जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बजट पास होने के बाद ही इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई काम किया जाएगा। अगर सरकार को कोई काम करना है, पैसा कहीं लगाना है, किसी को इनकम मतलब पैसा देना है, करना है, तो वो काम तभी होगा जब सरकार पहले क्या करेगी, बजट पेश करेगी। बजट में सरकार बताएगी कि कितना पैसा हमारा आया, कितना खर्च हुआ, और आने वाले साल में हम कहाँ कहाँ पर कितना कितना पैसा खर्च करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना खर्च करेंगे, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना खर्च करेंगे, फार्मर्स के लिए हम क्या करेंगे, या फिर महिलाओं के लिए क्या करेंगे। तो आपको पता ही है बजट में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जितने भी काम है गवर्नमेंट के वो तभी होंगे जब बजट पास हो जाएगा, कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में। और स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक मनी फॉर एक्सपेंसेस फ्रॉम स्टेट फंड ओनली व्हेन अप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट का फंड होता है, स्टेट का फंड मान लो, मतलब जहाँ पे पैसा इकट्ठा होता है सरकार का जितना भी, तो वहाँ से पैसा तभी ले सकती है अपने खर्चों के लिए जब उनका अप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाए लेजिस्लेटिव असेंबली में। देखो अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई स्कीम चलानी है, सपोज रोड बनवाना है, कोई बहुत बड़ा हाईवे रोड बनवाना है, तो उसके लिए सरकार को सपोज पैसा चाहिए, तो सरकार क्या करेगी, सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल लाएगी, अप्रोप्रिएशन बिल, कि भाई हम ये प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा चाहिए। वो बिल पहले पास होगा, तब जाके उनको पैसा मिलेगा स्टेट फंड से उस स्कीम के लिए। तो ऐसे नहीं है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक बार सरकार बन के सरकार में चीफ मिनिस्टर बनते ही और फिर जितना भी पैसा उनके हाथ में आ जाएगा। ऐसे तो ये ले जाएंगे पैसे को, मतलब फिर धांधलेबाजी होगी, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा आता है वो सरकार का थोड़ी है, पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा कैसे, क्योंकि सरकार किससे चलती है, आई होप यू ऑल नो वेरी वेल, टैक्स। हम सब लोग क्या देते हैं, सरकार को टैक्स पे करते हैं, और वही पैसा सरकार लगाती है स्कीम्स में, ठीक है। तो सरकार उस पैसे को ऐसे ही खर्च नहीं कर सकती, ऐसे ही जो MP MLA हैं वो पैसे को कहीं से लेके नहीं जा सकते भाई। तो इसलिए कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही लिमिट लगा रखी है, पहले ही एक मतलब ये ऑप्शन दे रखा है कि आप पैसे को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते, पहले बिल लाओ, बिल को पास करवाओ कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब जाके स्टेट फंड में से पैसा लो, ताकि रिकॉर्ड रहे, सबको पता रहे कि इन्होंने पैसा निकाला है, ठीक है। ओके, अगली पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है, या पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं इसको। तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेचर स्पेशली टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर इट्स वर्क्स एंड एक्शंस। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो स्पेशली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, अपने कामों के लिए और अपने एक्शंस के लिए। तो
तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं, वो जिम्मेदार होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, ठीक है, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो एमएलएज होते हैं, बाकी जितने भी एमएलए हैं, वो मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं। आप जब असेंबली का सेशन देखो टीवी पे आए, या फिर आपने लोकसभा राज्यसभा का भी देखा हो, तो वहाँ पे देखा होगा क्वेश्चन करते हैं मिनिस्टर से। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ के एमएलए क्या कर सकते हैं, अपने मिनिस्टर से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करके क्या हो रहा है, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मिनिस्टर से पूछ लिया, मान लो अपोजिशन के किसी एक एमएलए ने, कि बताओ इस स्कीम में पैसा कितना कितना खर्च हुआ, कहाँ से हुआ, या सरकार ने तुम्हारी ने क्या किया है। तो इससे क्या है, सामने वाला जो एग्जीक्यूटिव है उस पर कंट्रोल है। अगर आप किसी से कुछ कहोगे नहीं, टोकोगे नहीं, तो मर्जी करने लग जाएगा वो। इसलिए अपोजिशन पार्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कंट्रोल करने में एग्जीक्यूटिव को। तो एमएलएज भी क्वेश्चन कर सकते हैं मिनिस्टर से। और अगर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इस सिचुएशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जीक्यूटिव को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अगर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, इसको बोलते हैं अविश्वास, कि भैया विश्वास नहीं रहा सरकार पर, और ऐसा अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो गया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, दोबारा से इलेक्शन होंगे, या फिर कोई दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी प्रोविजन है। तो ऐसे करके एग्जीक्यूटिव्स को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अगली, पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, संसद के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। मगर पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कुछ संविधान के कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहाँ पर अगर अमेंडमेंट करना है, तो वहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं उनकी सहमति चाहिए, असेंट चाहिए, ठीक है। तो आपने जैसे देखा होगा जो जीएसटी एक्ट बनाए, तो जीएसटी पहले बिल आया था, जो पहले पार्लियामेंट में पास हुआ, पार्लियामेंट के बाद 15 स्टेटों में पास होना इसका ज़रूरी था। मतलब हाफ स्टेट कितने हो गए, अभी प्रेजेंट में 29 हाफ लगा लो 15, तो 15 में पास हुआ, तब जाके वो जीएसटी बिल बना था, जीएसटी एक्ट। तो संविधान में कुछ बिल ऐसे होते हैं जो पहले तो पार्लियामेंट में पास होने चाहिए, पार्लियामेंट के बाद हाफ ऑफ द स्टेट्स के द्वारा भी पास होने चाहिए, ठीक है। तो अमेंडमेंट नहीं कर सकते अकेले कुछ, मगर पार्लियामेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पर आधे स्टेट्स की सहमति चाहिए, असेंट चाहिए, उनमें क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए। कुछ ही सेक्शन है, हर अमेंडमेंट में ऐसा जरूरी नहीं है, मगर कुछ में ज़रूरी है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली अमेंड नहीं कर सकते, मगर कुछ सेक्शन हैं जहाँ पर हाफ ऑफ द स्टेट्स की कंसेंट चाहिए। अगली है इलेक्शन रिलेटेड पावर। तो आपको पता होगा जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एमएलए, ये दो जगह पे पार्टिसिपेट करते हैं, दो जगह के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। पहला तो है प्रेसिडेंट और दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। तो एक तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं और राज्यसभा के में। तो प्रेसिडेंट का मैंने बताया था आपको, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, मेंबर ऑफ एमपी, जो लोकसभा के एमपी होते हैं, जो राज्यसभा के एमपी होते हैं, और जितने भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एमएलए, और सारे के सारे मेंबर होने चाहिए, कैसे, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और राज्यसभा के इलेक्शन में भी ये मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, मैंने बताया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, हालांकि यहाँ पे तो पीएम दिखा रखे हैं, मगर जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें एमएलए भी पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर ये राज्यसभा का इलेक्शन दिखा रखा है, तो राज्यसभा के मेंबर, ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो यहाँ पर भी कौन पार्टिसिपेट करता है, एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो आज का लेक्चर इतना ही है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।